सबों को एक साथ गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि सर कमेंट में जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर हम अगले वीडियो में ये प्रयास करते हैं कि आखिर कमेंट में सवाल बचता है क्यों। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि अच्छी तरह से पढ़ें और कमेंट करने के लिए कुछ बचे ही ना। चलिए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं आपका जो 12th बायोलॉजी है, चैप्टर 4। और आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आज कोई पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम उसको बता दें कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, और वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को आप देख लें, जिसमें कि पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन किए थे, और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 30 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका आज हम लोग तीसरा वीडियो अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 51 से लेकर के पूरे 70 प्रश्नों तक। आप सबको पता है कि आपको जो हमने क्लास में मटेरियल अवेलेबल कराया है उसमें कुल मिलाकर के 70 प्रश्न हैं। तो आज हम लोगों का ये अंतिम टॉपिक चलेगा और उसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आज लाइट को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इन्वर्टर पे है, जिसके कारण कभी कभी जो लाइटिंग है वो अप डाउन भी हो रहा है। तो चलिए बिना समय व्यतीत कर किए हुए हम लोग चलते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है उसकी ओर। हमारा पहला सवाल है कि एमिन्यूसेंटेसिस, इसका चर्चा मैंने पूर्व में भी किया था। एमिन्यूसेंटेसिस जो कि मेडिकल साइंस का एक टेक्नोलॉजी है। कह रहा कि एमिन्यूसेंटेसिस जांच क्या है, मतलब तो जनन स्वास्थ्य के संबंध में एमिन्यूसेंटेसिस जो जांच है वो है क्या। तो आपको मैंने पूर्व भी बताया था कि जैसे मेडिकल साइंस के द्वारा जो एमिन्यूसेंटेसिस है, ये जांच प्रक्रिया इसलिए बनाई गई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे माँ के गर्भ में डेवलप हो रहे होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहता है, और इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहले से जांच लेने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई। उस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है एमिन्यूसेंटेसिस। तो एमिन्यूसेंटेसिस का काम क्या है? भ्रूणीय लिंग का परीक्षण करना। यानी लिंग का तो परीक्षण हो ही जाता है, जैसे कि माँ के गर्भ में जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, उसकी तो जांच एमिन्यूसेंटेसिस के माध्यम से भी हो जाती है। और साथ ही साथ एमिन्यूसेंटेसिस से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसका भी ज्ञात हो जाता है। तो इसको मुख्य रूप से बनाया गया था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में, जो कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहले से पता कर लेने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाया गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से भ्रूणीय लिंग का भी परीक्षण हो जाता है, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चे डेवलप कर रहे हो वो मेल है या फीमेल है, इसकी भी जांच हो जाती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार के लोग हैं जो कि मादा भ्रूण हत्या का भी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोग समाज में धड़ल्ले का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एमिन्यूसेंटेसिस जांच क्या है। तो एमिन्यूसेंटेसिस जांच है भ्रूणीय लिंग परीक्षण, यानी जिस समय बच्चे माँ के गर्भ में डेवलप हो रहे होते हैं उस समय बच्चों के गर्भ में ही पता कर लिया जाता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ये जांच वाला है। तो 51 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्राकृतिक गर्भ निरोध विधि कौन सी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और कई बार बता चुका हूं कि प्राकृतिक गर्भ निरोध का मतलब होता है कि मानव अपने संयम का परिचय देते हुए, यानी इसमें किसी भी प्रकार की यांत्रिक विधि को उपयोग में नहीं ला करके मानव संयमता का परिचय दे करके अगर एस्पर्म और ओवा को आपस में परस्पर मिलने से रोकते हैं तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि। यह जो है सबसे प्राचीन विधि में से एक है। जिस समय कॉन्डोम, प्रॉपर्टी, लिम्फेस लूप या गर्भ निरोधी गोलियां नहीं भी बनी थी
तो मनुष्य जो है गर्भ को रोकने के लिए इस विधि का उपयोग किया करते थे। इसका नाम दिया गया है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, इसमें अवधाधिक संयम मतलब होता है कि आप संयम बरत सकते हैं। यानी कॉपुलेशन की क्रिया जब कर रहे होते हैं और स्पर्म जब निकलने वाला होता है तो उसको क्या है कि फीमेल के जननांग से बाहर निकालना, तो संयम का परिचय देना। बाह्य रसकलन की उसको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बाहर जो है स्पर्म को रिलीज करवाना। स्तनपान आवरण, इसका मतलब होता है कि आपको जो मासिक चक्र महिलाओं में आती है उसका एक समय याद रखना है, और उस कुछ समय जैसे मासिक चक्र के कुछ समय बाद तक अगर कॉपुलेशन की क्रिया होती है तो वहां पर गर्भ धारण होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों का तीनों सही है, इसीलिए 52 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता अंतः गर्भाशयी युक्ति कौन सी है? अंतः गर्भाशयी युक्ति का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। अंतः गर्भाशयी युक्ति का मतलब होता है कि जो फीमेल जिसको कि मतलब गर्भ को रोकने के लिए धारण करती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, हार्मोन्स मोचक आईयूडी, ये सब के सब महिलाओं के द्वारा गर्भाशय में लगाए जाने वाली एक युक्ति है, जिससे कि गर्भ धारण होने की जो संभावनाएं होती है वो काफी कम हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। तो अंतः गर्भाशय युक्ति के रूप में महिलाएं उपयोग कर सकती है औषधि रहित आईयूडी का भी, तांबा मोचक आईयूडी का भी, हार्मोनर मोचक आईयूडी का भी। यानी इसका मतलब 53 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझे, इसका जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है कि औषधि रहित आईयूडी निम्न में से कौन सी? अब देखिए औषधि रहित जो आईयूडी है उसका नाम होता है लिम्फेस लूप। क्या होता है? लिम्फेस लूप, इसका नाम होता है लिम्फेस लूप। 54 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फेस लूप। इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेस लूप। चलिए अब हम लोग 55 नंबर देखते हैं। कहता है गर्भ निरोधक उपाय के क्या क्या संभावित दुष्परिणाम हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई महिला जो है वो गर्भ निरोधी गोलियां का उपयोग कर रही है। सॉरी एक मिनट, लाइट चेंज हो रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि अगर कोई महिला गर्भ निरोधी उपाय का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि गर्भ निरोधी गोलियां का क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि सहेली खा रही है या फिर पर्ल का उपयोग कर रही है, माला डीएल या माला एन का उपयोग कर रही है, तो महिलाओं में क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कि महिला में क्या क्या इसका जो है हानि हो सकता है। तो इस दवाई के प्रभाव में आने से महिला में उल्टी भी हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, कभी कभी स्तन कैंसर जैसी भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी 55 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से सभी। चलिए अगला जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? देखिए चिकित्सीय सहगर्भता समापन, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर कोई महिला स्वेच्छा पूर्वक अपने गर्भ को समाप्त करना चाहती है तो वो किसी डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स के द्वारा उसके यूटेरस में से भ्रूण को निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एबॉर्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भपात। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भपात जो है अगर कोई महिला कराना चाहती है तो यह कितने दिनों तक सुरक्षित मानी जाती है? तो याद रखिएगा ये 3 से 4 महीने में अगर करा ली जाती है तो ये सुरक्षित मानी जाती है। अगर इसके बाद अगर महिला जो है इसको कराती है तो निश्चित रूप से इससे महिला और उसके बच्चे तो डेथ करेंगे ही, साथ साथ जो महिलाएं एबॉर्शन करवा रही है उस महिला की भी मृत्यु की संभावनाएं जो है वो काफी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? तो पहली तिमाही में। याद रखिए पहली तिमाही का मतलब क्या हो गया कि 3 मंथ के करीब में अगर आप इसको कराते हैं तो ये सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद अगर आप कराते हैं
तो क्या होता है कि महिलाओं के भी मरने की संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई। देखिए अगर इंटरनेट पे आप देखिएगा तो लिखल है 1952, लेकिन आपके इसमें ऑप्शन में 1952 कहीं है नहीं, तो सीधा सीधी इसका आंसर मार्क चलिए 1951, यानी 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1951 हो गया। यहाँ से हम लोग के देश में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी, समझे ना। और भारत पूरे विश्व का सबसे पहला ऐसा देश बना था जिन्होंने जनसंख्या को रोकने के लिए एक विशेष कदम उठाए थे, और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम, समझे ना। इसका नाम दिया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी दुनिया का सबसे पहला देश है। लेकिन अगर इसका लाभ पूछिएगा तो इसका लाभ कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1951 ईस्वी में जब परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी तो उस समय हमारे देश की आबादी ऑलमोस्ट 30 या 35 करोड़ के लगभग थी, और इतने दिनों तक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलने के बावजूद भी वर्तमान समय में जनसंख्या जो है ना 5 गुनी से भी अधिक बढ़ चुकी, यानी हम लोग लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही रहा, और व्यक्ति द्वारा इस पर कोई विशेष अमल नहीं किया गया। और परिवार नियोजन चला ले कि नर नसबंदी करा ले या मादा नसबंदी करा ले, जब तक मनुष्य में जागरूकता नहीं होगी तब तक जो है जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एकमात्र उपाय है कि सरकार के द्वारा सीधे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाए, और इस कानून के माध्यम से लोगों पर एक दबाव बनाया जाए, तभी जाकर के हमारे देश में किसी प्रकार की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि सहेली, जो कि एक मादा गर्भ निरोधक गोली है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आप सबको पता है कि सहेली जो है ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, और अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। इसका उपयोग कब करना है, तो इसका उपयोग किया जाता है साप्ताहिक रूप से, यानी 7 दिन में एक बार जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो 58 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, समझे ना। और इसी में ध्यान रखिएगा कि माला डी और माला एन वो रोजाना जो है खाए जाने वाली गोलियां हैं, समझे। 3 दवाइयां जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बिल्कुल मुफ्त मिलती है, माला डी, माला एन और सहेली। इसमें से माला डी और माला एन प्रत्येक दिन खाए जाने वाली गर्भ निरोधी गोलियां हैं, जबकि माला जो यहाँ सहेली है ये साप्ताहिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना। चलिए 59 नंबर है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी। जैसे मान लो कि जनसंख्या को रोकना है, तो इसके लिए सब देखो, गर्भपात भी क्या है, जन नियंत्रण की एक विधि है। मुखीय गोली भी एक जन क्या है कि जन नियंत्रण की एक विधि है। वीर्य सेचन भी क्या है, जन नियंत्रण की एक विधि है। लेकिन कह रहा कि सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा कि वंध्याकरण करवा दीजिए, तो अलिट क्या होगा, बच्चा पैदा होगा ही नहीं कभी। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि हो गया बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझे ना, यानी वंध्याकरण करवा दीजिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि हो जाएगी। इससे जो है अब बच्चे पैदा होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है हमारा 59 नंबर की जनन एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, RCH, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, और अब जितने भी स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एक अलग से RCH की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि माता और जो बच्चे हैं उसका सही से विकास हो, और सही से उसकी डिलीवरी हो, मातृ शिशु मृत्यु दर और जो उसके बच्चे हैं उसकी मृत्यु का जो दर है, सॉरी, मातृ और शिशु दोनों मृत्यु दर को रोकने का जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसका नाम दिया गया है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। यानी बिहार में इसके लिए एक स्कीम भी है कि अगर कोई महिला हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे पैदा करती है, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे पैदा करती हैं, तो इस संस्था के द्वारा उन महिलाओं को कुछ सरकारी प्रोत्साहन भी दिया जाता है, और उन्हें क्या है कि बच्चों के पोषण के लिए एक मेन्यू लिस्ट भी दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो बच्चे जन्म लिए हैं वो कुपोषित ना हो, इसके लेकर के इसको समय समय पर विभिन्न प्रकार का टीका भी लगवाना है,
और साथ ही साथ इसका न्यूट्रिशन पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सभी जो कामें हैं किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है RCH के द्वारा, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जो कि भारत सरकार का एक प्रक्रम है, इसके द्वारा समाज में ये काम किए जा रहे हैं। चलिए हमारा जो अगला सवाल है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कि जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि का रासायनिक विधि को उपयोग में लाया जाता है यानी रासायनिक विधि, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रीम आता है जिसका नाम होता है जेली क्रीम। अगर इस जेली क्रीम को कॉपुलेशन की क्रिया से पहले अगर जननांग में लगा लिया जाता है तो ये जो रासायनिक जेली क्रीम है ये क्या करता है कि स्पर्म को, जो ही स्पर्म यूटेरस में लैंड करता है तो ये क्या करता है अपने प्रभाव से स्पर्म को मार देता है। खास करके ये जो जेली क्रीम है इसको कहाँ लगाया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा में लगाया जाता है। और जब कॉपुलेशन की क्रिया के बाद स्पर्म पेनिस से रिलीज होता है तो जो ही इस रसायन के प्रभाव में आता है तो ये जेली क्रीम क्या करता है, स्पर्म को खत्म कर देता है, जिससे कि जन्म नियंत्रण यानी बच्चे पैदा होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या था कि जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि को उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए क्रीम आता है और इस क्रीम का नाम है जेली क्रीम। इसका नाम क्या है जी, जेली क्रीम। चलिए अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक गर्भधारण रोकने के लिए IUCD के लिए काम करता है। तो IUCD के लिए इसमें जो कॉपर टी है ये काम करता है, यानी 62 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है। याद रखिएगा कि ग्रीवा के ऊपर लगने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है डायफ्राम। इसका नाम क्या होता है जी, डायफ्राम होता है। तो 63 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा डायरेक्ट, अब क्या कर रहा है, टेस्टिस को ही, यानी ब्रीसन लिखा हुआ इसका मतलब होता है टेस्टिस को ही हटा दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि बहुत सारे विधि है, जैसे कि पहला में सुने थे कि जो वास डिफरेंस नली है उसको काट करके धागे से बांध दिया गया था, जिसको नाम दिया गया था वैस्कोटोमी। महिलाओं में फिलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था ट्यूबेकोटोमी। लेकिन यहाँ पर जन्म नियंत्रण या जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक और जो तरीका है, ये तरीका है जिसमें कि सीधे मनुष्य के स्क्रोटम में से टेस्टिस को ही निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वांध्याकरण। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वांध्याकरण। इसके बाद जो मेल है वो बच्चे पैदा करने में असक्षम हो पाते हैं, यानी इनके द्वारा टेस्टिस का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहता है गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है, यानी उसका में जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये एक प्रकार का ये क्या गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। उस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों उस प्रोजेस्टेरोन का काम है अंडो उत्सर्ग को रोकना, यानी जो अंडा उत्सर्जित होता है उस अंडो उत्सर्जित को रोकने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। इसीलिए ना अगर कोई महिला एक टेबलेट रोज खाता है तो उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्रावित होता है और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, अंडो उत्सर्ग को रोकने का काम करता है। तो 65 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है कि पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग PCR के भी नाम से जानते हैं, ये किसके जांच के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखिएगा ये जांच करता है किसको, जेनिटेलिया हार्पिस को, जो कि एक यौन संचारित रोग है। ये क्या है हमारा, एक यौन संचारित रोग है। और इस यौन संचारित रोग की जांच के लिए जो विधि अपनाई जाती है इसका नाम होता है PCR। जैसे कि किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, इसी तरह से अगर किसी को यौन संचारित रोग हो जाए और उस यौन संचारित रोग का नाम क्या है, जेनिटेलिया हार्पिस, इसके जांच के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस टेक्नोलॉजी का नाम कहलाता है PCR। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, PCR बोलते हैं। याद देखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCR बोलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि गोनोरिया क्या है। तो गोनोरिया क्या है, एक बैक्टीरियल रोग भी है, यौन रोग भी है, STD भी रोग भी है, सभी है। याद रखिएगा गोनोरिया एक प्रकार का क्या है,
बैक्टीरियल रोग है, यौन संचारित रोग है, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग भी है, यानी अगर ये तीनों है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 सवाल है कि अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा विधि है। जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चा पैदा नहीं करना, इसके लिए आप कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं। कॉन्डोम का उपयोग करिए, वेजाइनल पाउच का उपयोग करिए, डायफ्राम का भी उपयोग करिए, यानी उपर्युक्त सभी का उपयोग करिए। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर बच्चे पैदा ना करना है तो पुरुष के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाला जो सबसे प्रमुख निरोध है उसका नाम कॉन्डोम है। महिलाएं वेजाइनल पाउच का उपयोग कर सकती है, डायफ्राम का उपयोग कर सकती है। ये तीनों का काम क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि जन्म दर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट और अंतिम से पहला प्रश्न है कि जेनिटल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है, यानी यहाँ पर जो लिखल है जेनिटल वार्ट्स एक प्रकार का क्या है कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा जो रेड कलर से हम किए हैं ये क्या है, वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। और पूछता है ये कौन से वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जेनेटल वार्ट्स है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लैंगिक मस्सा, याद रखिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक मस्सा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में लिख देते हैं, तो याद रखिएगा कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लैंगिक मस्सा, जो कि मेल हो या फीमेल हो उसके बाह्य जननांग में ये बीमारियां हो जाती है। और ये बीमारी एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस वायरस का नाम क्या होता है, इस वायरस का नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यानी 69 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का जो हमारा सबसे अंतिम सवाल है और चौथा अध्याय का सबसे अंतिम सवाल है वो आपका बोर्ड पर है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्याओं का सामना किया जा रहा है। अभी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में अगर ये सवाल पूछा जाए कि मानव के द्वारा वर्तमान समय में सबसे अधिक किस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। अगर पर्यावरण में पढ़ेंगे तो उसमें ओजोन लेयर होता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें मृदा अपरदन होगा। इसी तरह से अगर हम अभी पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर के आधार पे अगर मानव सबसे अधिक किसी समस्याओं से जूझ रहा होता है तो किससे जूझ रहा है, जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है। यानी इस तरह से हमारा जो ये अध्याय 4 है ये ऑब्जेक्टिव डिस्कशन समाप्त होता है। बच्चों हम जाते जाते आपको एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी तक ये नहीं पता है कि हम इंटर के बाद क्या करें। तो ये हमारा बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वो सीधे सीधी तैयारी करते हैं कि पहले हमको इंटर करना, और इंटर के बाद देख लेंगे होमगार्ड आएगा वो फॉर्म भर देंगे, बिहार पुलिस आएगा वो फॉर्म भर देंगे, दरोगा आएगा वो फॉर्म भर देंगे, मेडिकल का भी कोई निकलेगा, पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक या जो भी निकले, जो भी फॉर्म निकलेगा, दरोगा, बैंक, एसएससी, रेलवे सब भर देंगे। तो ये बालक कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, सफलता से दूर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी से ही एक गोल सेट करके रखना है कि हमको करना क्या है, क्योंकि अगर आप सभी चीज पर फोकस करेंगे तो आपसे एक भी काम नहीं होगा। एक बहुत अच्छी कहावत है कि 1000 काम करने से अच्छा है कि एक काम पर विशेष रूप से फोकस करो। अगर आप 1000 काम के बदले में एक काम करते हैं तो आपको जल्द सफलता भी मिलेगी, और साथ ही साथ सफलता के साथ साथ आपको एक ब्रांडिंग सफलता मिलेगी, समझे। तो अगर कोई बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी उसे अच्छा लग रहा है, तो अभी से ही तय कर ले कि इंटर पास होने के बाद उसे किस मेडिकल फील्ड में जाना है। नीट की तैयारी करना, बीएससी नर्सिंग करना, जीएनएम करना, एएनएम करना, अभी से दिमाग में वो जो है ना एकदम फोकस करके रखिए। और बहुत सारे बच्चे जो खास करके बिहार में रहते हैं उनको लगता है कि हमारे पिताजी के पास इतने संसाधन नहीं है, हम मेडिकल के बारे में सोच नहीं सकते, हमारे लिए नीट नहीं हो सकता। तो याद रखिए इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर की जो एक गुड विल पावर होता है, आपके अंदर की जो एक इच्छा शक्ति होती है उसको जगाना पड़ता है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। आप नीट क्वालिफाइड कीजिए, आपको निश्चित रूप से सरकारी संस्था में एडमिशन होगा, और संसाधन से अगर सब कुछ प्राप्त होता
तो संसाधन वाले व्यक्ति जो है पूरे दुनिया में अभी तक में कब्जा कर लिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, आपका टैलेंट ही आपको आगे ले जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि अभी से आपको तय कर लेना है कि इंटर के बाद आपको क्या करना है। आप फिर से हमसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।